सोचिए आप कौन थे? आप आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त, आप वहां से चले थे। आप पे कौन लोग रूल कर रहे हैं? हम सच को नहीं जानेंगे तो हमारा कल आने वाला भी सच नहीं होगा। इसलिए एक किताब है, इसका हिंदी में भी है, और इनकी चर्चा नहीं होती आजकल। आजकल लोग डीलर व्हीलर फिक्सर किताबें लिख देते हैं, लिखवा लेते हैं, घोस्ट राइटर से लिखवाते हैं और अपने बायोडाटा में लिखते हैं कि देखिए ये एक महान साहित्यकार हैं, ये महान इंटेलेक्चुअल हैं। आप में से, शारदा की उम्र के बच्चों में से और उससे ऊपर की पीढ़ी के लोगों में भी किसी ने वीएस नायपॉल का नाम सुना है? वीएस नायपॉल का नाम सुना है किसी ने? कि ये वीएस नायपॉल कौन थे? इसलिए मैंने कहा कि हमें ये बताया नहीं गया। वीएस नायपॉल की ये किताब है। इस किताब का नाम है वुंडेड सिविलाइजेशन, एक आहत सभ्यता, एक घायल सभ्यता। और वीएस नायपॉल को इसी किताब के लिए लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला। आज तो विदेशी ताकतों के एजेंडे पे काम करने वाले पत्रकार, साहित्यकार मैग्सेसे अवार्ड लेकर के इस देश में तोड़ने की शिक्षा देते हैं। इस देश को कन्वर्ट करके इस्लामिक जिहादियों के हाथों सौंप देने का ज्ञान भगाड़ते हैं। ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से वो ताकतें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के उस पुरुषार्थ को जानते हैं जो हजारों साल पहले था और पूरी दुनिया में ज्ञान भी दिया, विज्ञान भी दिया, आज वो छोटे छोटे पुरस्कार लेके आते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं। वीएस नायपॉल को लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला। कितने बच्चों को पता है? और जो किताब पे मिला है, वो किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी सभ्यता को कितनी महान और कितनी ताकतवर सभ्यता थी। सबके लिए सब कुछ था, कैसे उसको तोड़ा और जलाया और खत्म किया गया। और कौन सी कमजोरियां हमारी जनरेशन टू जनरेशन आई कि हमने इतनी महान सभ्यता को समाप्त होने दिया। इसलिए मैंने कहा कि आज के बच्चों को बड़े सारे लोग बरगलाते हैं। कोई जय भीम का नारा लगाता है, कोई अंबेडकर का नारा लगाता है, कोई दलितों के बारे में नई नई कहानियां सुनाता है, कोई कहता है हिंदुओं ने, अपर कास्ट ने अंबेडकर की जाति दलितों के साथ, वाल्मीकियों के साथ में अन्याय किया और कहा कि इनके कान के अंदर अगर गीता का या रामायण का कोई शब्द चला जाए तो शीशा पिघला के डाल दो। ये तमाम झूठ मक्कारी कहां से आई? इसलिए कि इस देश की जो ताकत थी वो सनातन परिवार में, जो मैंने कहा सबका काम था। एक राज्य की रक्षा करेगा, एक राज्य में व्यापार करेगा, एक राज्य में धर्म का काम करेगा, एक राज्य में शिक्षा का काम करेगा। सबके काम बटे हुए थे। आपने उस पूरी व्यवस्था को विदेशियों ने लंबे समय तक रहने के लिए 1947 तक यही कुचक्र किया। जो महान लोग थे जिन्होंने उस वक्त की तमाम उन षड्यंत्रों को समझ लिया था, उनके बारे में चर्चा इस देश में कम होती है। बी.आर. अंबेडकर का नाम लेके लोग शाहीन बाग पे बैठ जाते हैं और कुछ लोग सनातन परिवार को कमजोर करने के लिए, जो मैंने आपको नाम गिनाए 30 साल तक जो लोग इस देश के शिक्षा मंत्री रहे,
उन्होंने किस तरीके का कुचक्र किया कि आपको सच बात पता ही नहीं है। और जब आपको सच पता नहीं होगा तो आप कंटिन्यूअस दूसरे के बिछाए जो जाल है, जो एकेडमिक जाल है, जो इंटेलेक्चुअल जाल है, आप उसमें फंसते जाएंगे और धीरे धीरे आप अपने राष्ट्र के प्रति ही खड़े हो जाएंगे। बी आर अंबेडकर का नाम लिया गया, लेकिन बी आर अंबेडकर की असली किताब का नाम किसी ने नहीं बताया। बी आर अंबेडकर से ज्यादा ईमानदार, विद्वान, दूरदर्शी और विजनरी मैं किसी को नहीं मानता। कुछ चापलूस अंग्रेजों की चप्पल उठाने वाले लोग, कुछ चापलूस मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने वाले लोग, कुछ लोग अंग्रेजों में बैठ करके अपने आप को अंग्रेज समझने वाले लोग, जिन्होंने भारत का सौदा अंग्रेजों से कर लिया था, जिन्होंने भारत के वीर पुरुषों का, सुभाष चंद्र बोस का, खुदीराम बोस का, सावरकर का सौदा अंग्रेजों से कर लिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने जाने से पहले उन्हें सत्ता देनी थी। उन्होंने अंबेडकर जैसे लोगों को समाप्त कर दिया। बी आर अंबेडकर की 2 किताबें ये बच्चे जरूर पढ़ें। जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो जरूर पढ़ें। और ये शुद्ध रूप से उनकी लिखी किताबें हैं, ये किसी तीसरे ने नहीं लिखी हैं। अंबेडकर की एक किताब का नाम है थॉट्स ऑन पाकिस्तान और दूसरी किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसे पढ़ें। इन सब चीजों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी जिस उम्र में शारदा और शारदा के दोस्त और जो ऊपर की उम्र के लोग हैं वो इनको पढ़ेंगे। बहुत बड़ा किताबें नहीं हैं, कुछ कुछ पढ़ लें। और हम जैसे लोग, जो हमारी पूरी टीम है, वो ये हम जानते हैं कि आज के दौर में लोगों के पास पैसा बहुत है, टाइम कम है। और हमने ये मान लिया है कि पैसा बहुत होने से ज्यादा फायदा है, टाइम भले ही कम हो जाए। लेकिन हम उस संस्कृति के हैं कि पैसा हो ना हो, टाइम होना चाहिए। टाइम को पैसा नहीं खरीद सकता। कोई चाहे कि उसने पैसा खरीद करके टाइम को खरीद लिया है, यह मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप पैसा कमा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि भारत के संविधान में क्या हुआ उसको आप छोड़ दें, लेकिन आज की पीढ़ी जिन चीजों से दो चार होने वाली है, जो बच्चे अभी 11th 12th करके ग्रेजुएशन में जाएंगे और जब तमाम सारी शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे, तब उनके सामने एक बड़ी चुनौती आएगी। उस चुनौती के बारे में कोई आपको बताता नहीं है और उसको छुपा के रखा जाता है कि भाई हम इसे क्यों बताएं, ठीक है यार, बेमतलब में बच्चे पढ़ेंगे फिर इसमें एक नई समस्या होगी। नहीं, मैंने कहा कि बीमारी का इलाज जितनी जल्दी हो करिए। ये भारत आजाद हुआ तथाकथित तौर पे 15 अगस्त की डेट पढ़ाई जाती है कि 15 अगस्त को आजाद हुआ। न तो ब्रिटेन के संविधान में और न भारत के संविधान में। ये ब्रिटेन के संविधान का पहला पेज है और ये भारत के संविधान का पहला पेज है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड में भारत को 2 हिस्सों में बांटा था और 2 कुछ शर्तों के साथ डोमिनियन स्टेटस हमें दिया गया था। 15 अगस्त को अखंड भारत के टुकड़े हुए और भारत खंडित हुआ। पाकिस्तान बना ईस्ट में, वेस्ट में, और एक बचे हुए टुकड़े को हमने भारत कहा। और 15 अगस्त को खामखा हमने अपना 15 अगस्त को आज़ादी का दिन मान लिया है। और हम सब लोग बिना सोचे समझे 15 अगस्त, क्योंकि वो चल चुका है, अब उसे हटाना मुश्किल है, तो आपके दुश्मनों ने ऐसा कर दिया है कि आप अगर 15 अगस्त को 15 अगस्त मनाते रहेंगे तो उस पुरुषार्थी का नाम आपके सामने नहीं आएगा, उस बहादुर का नाम आपके सामने नहीं आएगा जिसने ब्रिटिश सल्तनत को, साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। क्योंकि अगर ऐसे लोग भारत में होते
तो जिनको सत्ता पे बैठने की जल्दी थी, जिन्होंने अंग्रेजों से सांठ-गांठ कर रखी थी, वो फिर सत्ता में नहीं आते। लिहाजा अगर मुझसे पूछें, और हम उसमें बहुत हद तक सफल हो गए हैं, इस उम्र में भी जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो अपने और अपने परिवार के लिए कतई नहीं लड़ रहे हैं, वो है ही नहीं एजेंडे में। हम सिर्फ ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि शारदा ठाकुर की जनरेशन के लोग हमसे हमारे जाने के बाद ये नहीं कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने हमें किसी लालच के कारण सही बात नहीं बताई। इतना ही बर है, आप बात हमारी माने, तथ्यात्मक लगे तो लोगों को बताएं, गलत लगे तो जब तक ठीक न लगे तब तक बताएं ना। इसलिए यह ज्यादा जिम्मेदारी है कि जो बच्चे 11th में हैं, 12th में हैं, उनको अभी ग्रेजुएशन करना है, इस देश के सत्ता में, व्यवस्था में जाना है, कोर्ट में जाना है, जजेस में बनेंगे, ब्यूरोक्रेट बनेंगे, उनका कम से कम ज्ञान ठीक हो जाए, यही हमारी कोशिश है। हम सत्ता नहीं है, सत्ता एजुकेशन पॉलिसी लाएगी, चलेगी, लेकिन उसके अलावा भारत राष्ट्र क्या है वो हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जब यह संविधान बना और संविधान बनने के बाद यह कहा गया कि भारत के संविधान में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं जो पीछे रह गई हैं पढ़ाई में, लिखाई में, उनको 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया जाए। और अंबेडकर अपनी किताब में साफ साफ कहते हैं कि यही बात थी, 10 साल से ज्यादा नहीं देना था। लेकिन वो रिजर्वेशन हमारे यहां, जब समाज कमजोर होता है, और समाज कमजोर होता है तो समाज के जितने भी हिस्से होते हैं, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे संसद हो, फिर उसमें बौने पैदा होते हैं, उसमें दलाल और चापलूस पैदा होते हैं। और जब वो सब जगह जाते हैं तो वो जो उनका चरित्र होता है चापलूसी, दलाली करने का, चप्पल उठाने का, झूठ बोलने का, सत्ता का सुख भोगते हुए व्यवस्था में बने रहने का, वो कभी सच बात नहीं बताते हैं। इसलिए मैं न राजनीति को दोष देता हूं, न व्यवस्था को दोष देता हूं, मैं दोष देता हूं उस पीढ़ी को जिसने सुभाष चंद्र बोस को जमीन में दफना दिया। इसलिए मेरा मानना है कि जिस सुभाष चंद्र बोस ने नॉर्थ ईस्ट के मोयान शहर के अंदर जब फौजें आई उनकी, तो बंगाल के अंदर लोग, बेटा बेटी, पिता मां, बुजुर्ग, अपने हाथ में डंडा, लकड़ी, चाकू, जिसके हाथ में था, लोग खड़े हुए थे और सुभाष बाबू का इंतजार कर रहे थे कि वो जब आएंगे हम उनकी सेना में शामिल हो जाएंगे। सुभाष बाबू ने 21 अक्टूबर 1943 को ब्रिटिश साम्राज्य के सामने भारत की आजादी की घोषणा की। यह आपको आज किताबों में मिलेगा, उस जमाने के चापलूसों ने इसको नहीं लिखा, क्योंकि वो लिख देते तो आने वाली जनरेशनों को पता चल जाता, तो कोई 3 मूर्ति के अंदर दिल्ली में जो कब्रें बनी हुई हैं, शांतिवन, उनकी कब्रों को लोग उखाड़ के फेंक देते कि तुमने कैसे हमारी नस्लों को साथ धोखा किया, गद्दारी की, कैसे तुमने उन्हें झूठ पढ़ाया। इसलिए उन्होंने आपको बताया नहीं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज के साथ मोयान शहर में जब डिक्लेरेशन किया कि भारत की आजादी की मैं घोषणा करता हूं, उन्हें उस वक्त जितने भी लोग थे, हजारों लोग थे उसमें, उन्होंने उन्हें अपना देश का प्रधानमंत्री घोषित किया। करेंसी चली, टिकट चला, बैंक बना, और मात्र 10 दिन के अंदर जर्मनी
और यूएसएसआर जैसे दुनिया के शक्तिशाली लोगों ने भारत की उस आजादी का समर्थन किया और उस आजाद भारत की घोषणा के बाद भारत को रिकॉग्नाइज कर लिया। या नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी की जो सत्ता थी, जो प्रधानमंत्री थे, उसको 11 दुनिया के देश मात्र 10 दिन में एक्सेप्ट कर लिया। भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार के दलाल, चापलूस और ब्रिटिश सेना के हाथ पैर कांप गए। आजाद हिंद सेना ने सेना के अंदर विद्रोह कर दिया। 60,000 की सेना में से 26,000 आजाद हिंद फौज के लोग लड़ते लड़ते मारे गए। उस फौज में, जो आजाद हिंद फौज थी, उसमें से 4 या 5 लोग बचे थे 2 साल पहले। अब 3 लोग बचे हैं, उसमें से भी एक की हालत ठीक ठाक है। 17 अगस्त 2000 में मैं गया था, 2020 में। अभी उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया है। उनका नाम है भाई परमानंद यादव जी। बादली गांव, गुड़गांव से आगे रह रहे हैं। तो अगर संयुक्त भारत, यूनाइटेड भारत, अखंड भारत का कोई प्रधानमंत्री था तो उसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर नेताजी के बारे में पढ़ाया होता, नेताजी के बारे में बताया होता, नेताजी की मूर्ति दिल्ली में लगी होती, तो आज के युवा पूछते नेताजी कौन हैं? अगर ये इतने महान थे तो इनके बारे में पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा? विदेशों में किताबें मौजूद हैं, पड़ोस में मुल्कों में मौजूद हैं, लेकिन भारत में किताब न लिखी जाए, इसका इंतजाम कर लिया लोगों ने। अब उनके ऊपर किताब भी लिख दी गई है, किताब भी आ गई है और किताब लिखने वाले भी मौजूद हैं। इसलिए अब आज के बच्चों को गुमराह नहीं किया जा सकता। इसलिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर तथ्यों पे डॉक्यूमेंटेड किताब पढ़नी है तो उस किताब का नाम है बोस और गांधी। बोस या गांधी, हु गॉट इंडिया हर फ्रीडम, यानी भारत को आजादी किसने दिलाई, बोस ने या गांधी ने। सारे आर्काइव से, जापान से, जर्मन से, इंग्लैंड से, सारे डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर यह किताब लिखी गई है और इस किताब को हमारी टीम के जो लीडर हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी ने लिखी है। यह हिंदी में भी है, यह इंग्लिश में भी है। यह किताब इरफान हबीब टाइप के नमूनों ने नहीं लिखी है, यह रोमिला थापर ने नहीं लिखी है। ये किताबें तथ्यों पे लिखी गई हैं, डॉक्यूमेंट को ध्यान में रख के लिखी गई है, उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे लिखी गई है। ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं लिखी गई हैं। जब ये लोग पढ़ रहे हैं तो पूरा देश और युवा सुन रहा है, जीडी बख्शी को भी सुन रहा है, कर्नल आरएसएन को भी सुन रहा है। इसलिए आज के युवा को सही ज्ञान और सही बात का वो हथियार दीजिए, वो ताकत दीजिए, वो तर्क दीजिए कि तर्क इनका इतना शार्प हो कि जो लोग तलवार से आपकी गर्दन काटने से डराते हैं, आपका तर्क पहले मजबूत हो और तर्कों में जान हो। उसके बाद तलवार चलाना तो कोई भी चला लेता है, लेकिन पहले यहां से निकला हुआ डर और यहां से घुसा हुआ तर्क ही आपको समाज में खड़ा करता है। इसलिए किताबें भी पढ़िए और समझिए भी। इसलिए संविधान लिखा गया तो कहा गया कि रिजर्वेशन, तो वो रिजर्वेशन फिर भारत की राजनीति में एक एजेंडा बन गया, चलता रहा। मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता।